भारतवासियों को एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था। साल 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। भारतवासियों को एक सच्चाई मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बताई। भारत की GDP इस साल -10.3% जा सकती है। मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए IMF ने इस भारी गिरावट की वजह कोरोना महामारी और देश भर में लगे लॉकडाउन को बताया है। इससे पहले जून में IMF ने भारत की GDP के -4.5% तक जाने का अनुमान लगाया था, लेकिन उनकी ताज़ा रिपोर्ट में जून के आंकड़े को संशोधित करके इसे -10.3% कर दिया गया है। दुनिया भर की उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 की पहली तिमाही में GDP -23.9% तक पहुंच गई थी। भारत से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका के बारे में अनुमान है कि 2020 में यहां की GDP -4.3% तक जा सकती है। IMF की रिपोर्ट में चीन की GDP के बारे में पॉजिटिव अनुमान लगाया गया है। कहा जा रहा है कि चीन की GDP 2020 में 1.9% रह सकती है। एक अनुमान ये भी है कि प्रति व्यक्ति GDP में आने वाले दिनों में बांग्लादेश भी भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर चुटकी लेते हुए एक ग्राफ ट्वीट करके लिखा है, बीजेपी सरकार के पिछले 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है। बांग्लादेश भी भारत को पीछे छोड़ने वाला है। जाहिर है GDP पर IMF के ताज़ा अनुमान के बाद भारत सरकार के सपने और हकीकत के बीच अब एक नई और बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई है। स्पष्ट है कि सपनों को पूरा होने में अब ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन क्या इन आंकड़ों का हमारे और आपके जीवन पर असर पड़ता है? क्या ये आंकड़े आम जनता को जो परेशान हो रही है उसे दर्शाते हैं? देश के जाने माने सांख्यिकीविद हैं प्रणव सेन। इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझाते हुए वे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आम जनता की आमदनी तकरीबन 20 लाख करोड़ कम होगी। जाहिर है जब आमदनी कम होगी तो खर्च भी आप कम करेंगे। प्रणव सेन केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में मुख्य सांख्यिकीविद रह चुके हैं। 20 लाख करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था का आकार है ये रकम। जब आमदनी और खर्च कम होगा तो आपके रहन सहन पर इसका असर पड़ेगा। लोग अपने बचत खाते से पैसे निकालने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन असली दिक्कत उन लोगों को होगी जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं, यानी जिनके पास बचत खाता के नाम पर कुछ नहीं होता। आमदनी और खर्च के अलावा इसका असर निवेश पर भी पड़ेगा। सेन आगे कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों के खर्च करने की क्षमता कम हो गई है तो नए निवेश आने में परेशानी होगी। निवेश करने वाला पहले ये पूछता है कि आखिर उसके उत्पादन का खरीदार कौन होगा, और अगर पहले से पता हो कि खरीदार बाजार में नहीं है तो निवेश करने का प्लान निवेशक टाल देता है। इस वजह से नए रोजगार के अवसर कम मिलेंगे और इसका सीधा असर युवाओं के रोजगार पर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर IMF ने जो कहा है इसका मतलब है कि आम जनता की आमदनी कम होगी, जिससे उनके खर्च करने की क्षमता कम होगी, जिससे निवेशक बाजार में कम पूंजी लगाएंगे। इस वजह से रोजगार के अवसर कम पैदा होंगे। ये अपने आप में ऐसा चक्र है जिससे निकलना किसी देश के लिए आसान नहीं होगा। न्यू इंडिया, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत। बीते कुछ सालों में भारतवासियों को इन नए नारों के साथ कई तरह के सपने दिखाए गए थे। IMF के अनुमान के बाद ये सपने थोड़े समय के लिए कोल्ड स्टोरेज में जा सकते हैं, यानी इनको साकार करने के लिए सरकार ने जो समय सीमा निर्धारित की थी, जो रोड मैप तैयार किया था, उसके रास्ते में कोरोना की वजह से रोड़े पैदा हो गए हैं। भारत अपने इस सपने से और कितने साल दूर हो गया है? इस सवाल पर प्रणव सेन कहते हैं, जब सपना भारतवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था तब भारत की अर्थव्यवस्था की हालत काफी बेहतर थी। निवेशक भारत में आ रहे थे। उस समय ऐसा सपना देखना उचित भी था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है उसे रोकना भारत के लिए पहली चुनौती है। फिर उस स्थिति को पलटना दूसरी चुनौती होगी। इसलिए अब सरकार की पिछली डेडलाइन को कम से कम 4-5 साल और आगे बढ़ा दें। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की डेडलाइन पिछले साल 2024-25 थी। प्रणव सेन के मुताबिक अब वित्त वर्ष 2029-30 तक ही इस लक्ष्य को भारत पूरा कर पाएगा। ये नई डेडलाइन हासिल करना 2 बातों पर निर्भर है।
पहला, निवेशक कितनी जल्दी लौटकर भारत में निवेश करने का फैसला करते हैं। दूसरा, कोरोना महामारी देश दुनिया से जल्द खत्म हो जाए या फिर उससे पहले वैक्सीन आ जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के अनुमान में एक और बात जो गंभीरता से लेने की जरूरत है, वो है पड़ोसी देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भले ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से पीछे हों, लेकिन बांग्लादेश भी भारत को अब पीछे छोड़ने वाला है। चीन इकलौता देश है जिसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पॉजिटिव प्रोजेक्शन किया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर एशिया में पड़ोसी देशों के आपसी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत को इस क्षेत्र में अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए अर्थव्यवस्था में इस अनुमानित गिरावट को ज्यादा गंभीरता से लेना होगा और इसे सुधारने के नए कारगर उपाय करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ ने अनुमान में भारत के लिए केवल निराशा की ही बात की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ ने 2021 में 8.8% विकास दर का अनुमान लगाया है। वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा कहती हैं, लॉकडाउन की वजह से जब इकॉनमी बंद पड़ी थी, प्रोडक्शन भी बंद था और खपत भी कम थी, तो जीडीपी में गिरावट का अनुमान सबको था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद सब कुछ धीरे धीरे पुराने ढर्रे पर लौटेगा तो ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि अगले साल के लिए आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान भी 8.8% लगाया है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को लोगों की आमदनी कम होने और इस वजह से खर्च कम होने का अंदाजा नहीं है। सोमवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 अहम सुविधाओं की घोषणा की है। पहला ये कि उन्हें 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और दूसरा, छुट्टी लेकर घूमने के लिए मिलने वाली रकम यानी उनके लीव ट्रैवल कंसेशन या एलटीसी का भुगतान इस बार बिना घूमे फिरे ही कर दिया जाएगा। इन दोनों का ही फायदा उठाने की एक शर्त है। शर्त यह है कि उन्हें 31 मार्च 2021 तक ये पैसा खर्च करना पड़ेगा और खर्च भी सिर्फ उन चीजों पर जिन पर जीएसटी की दर 12% या उससे अधिक है। इससे पहले भी कोरोना के दौर में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर कई तरह के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत पैसा ज्यादा देना, गरीबों को पीडीएस में ज्यादा अनाज देना, लोन न चुका पाने की सूरत में मोरेटोरियम का ऐलान जैसे कई कदम उठाए हैं। पूजा मेहरा के मुताबिक चाहे त्योहारों के मौसम में छूट की बात हो या फिर बीते दिनों दिए गए स्टिमुलस पैकेज की बात, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ज्यादातर लोगों की सैलरी में पहले से कटौती हो चुकी है। जो अभी सरकार छूट दे रही है वो उसकी भरपाई में ही निकल जाएगा। वो कहती हैं कि सरकार को स्टिमुलस पैकेज की जगह रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए, जैसे दुनिया की दूसरी बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देश कर रहे हैं। दोनों का अंतर समझाते हुए वो कहती हैं, अमेरिकी सरकार ने जो लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं, लोगों की नौकरी न जाए उसके लिए कंपनियों को सैलरी देने के लिए पैसे दिए हैं। स्पेशल स्कीम डिजाइन की है। अलग अलग देशों ने अपनी जनता की असुविधाओं को देखते हुए अलग अलग पैकेज बनाए हैं। भारत को भी हर वर्ग के लिए अलग से सोचना होगा। केवल कैश देने से बात नहीं बनेगी, रिलीफ पैकेज देना ही बेहतर विकल्प है। जीडीपी पर आईएमएफ के ताजा अनुमान से भारतीयों को डरने चिंतित होने के साथ साथ आशावादी होने की भी जरूरत है।